24 be taken up for consideration. अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाते हुए मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी एक सुखद अनुभव हो रहा है और ये एक सुखद संयोग भी है कि हम हाल ही में जब इस नए सदन में आए तो इस भव्य भवन में शिफ्ट होने के उपरांत आपकी अध्यक्षता में और इस पवित्र सोंगल की को साक्षी मानते हुए जो सबसे पहला विधेयक सरकार की ओर से सदन में लाया गया था, वो भारत की नारी शक्ति और भारत के नारी सामर्थ्य को समर्पित था। और आज इस भवन में होने वाले इस दूसरे ही सत्र में ये जो विधेयक लाया जा रहा है, एक बार फिर आपकी अध्यक्षता में तमिलनाडु से लाए हुए इस पवित्र सोंगल की उपस्थिति में प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये विधेयक भारत की युवा शक्ति, भारत की युवा सामर्थ्य को समर्पित है। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये दोनों ही वर्ग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई बार कह चुके हैं कि समाज में चार ही जातियों को जानते हैं: महिला, युवा, किसान अथवा अन्नदाता और गरीब। और आने वाले 20 बरस में प्रत्येक नागरिक की भूमिका 2047 के शताब्दी भारत के निर्माण के लिए जहां अनिवार्य रहने वाली है, वहां जहां एक के बाद एक महिला केंद्रित सुधार लाए गए, योजनाएं लाई गई, जहां तक आज के विधेयक का संबंध है, हम ये कह सकते हैं प्रमाण सहित कि गत 10 वर्षों में युवा केंद्रित जितने भी प्रावधान लाए गए, विशेषकर युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर के या फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके चयन को लेकर के, उन सारी प्रक्रियाओं में किस प्रकार पारदर्शिता हो, किस प्रकार प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने परिश्रम के अनुकूल अवसर मिले, किस प्रकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे कि वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, उसकी आर्थिक दशा कुछ भी हो, उसे दूसरे उम्मीदवार के बराबर मौका मिले। और वही लोकतंत्र की परिभाषा है कि प्रत्येक युवा को ये स्वप्न देखने का साहस हो, वो किसी भी पद पर आसीन हो सकता है, किसी भी शिक्षा संस्थान में अपनी किस्मत बनाने के लिए अपनी याचिका दे सकता है, परीक्षा में बैठ कर के उत्तीर्ण हो सकता है। और इस तरह से आपको स्मरण होगा, सन 2014 में 26 मई के दिन प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ग्रहण की थी और उसके 2 और 3 महीने के भीतर ही सितंबर या अक्टूबर के महीने में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए अंग्रेजों के समय से चले आ रहे एक नियम को समाप्त कर दिएगा, विच वी कैन से वॉज अ लेगेसी, अ डूबियस लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। हमारे नौजवानों को अपने दस्तावेज, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट गेस्टेड अफसर से अटेस्ट करवाने पड़ते थे। वैसे तो ये नियम आज़ादी के तुरंत बाद समाप्त किया जाना चाहिए था, परंतु शायद विधाता को ये मंजूर था कि मोदी जी इस देश की बागडोर संभाले और फिर इस कुताई की पूर्ति हो। और ये नियम समाप्त करते ही न केवल युवाओं को सुविधा मिली
बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश गया देश के कोने कोने में कि अब भारत में एक ऐसी सरकार आ चुकी है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देश के नौजवानों पर विश्वास कर सके। कोई ज़रूरत नहीं कोई नौजवान अपने दस्तावेज किसी और से प्रमाणित करवाए। फिर उसके कुछ ही देर के बाद 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में लाल किले के परिसर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था, क्या ये संभव है कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर दिया जाए? जो अक्सर ये शिकायतें आया करती थी कि कई बार 100 अंक लेकर के भी रिटर्न में कोई उम्मीदवार विफल रह जाता और पक्षपात के चलते, भाई भतीजावाद के चलते, भ्रष्टाचार के चलते कोई और उम्मीदवार जिसकी मदद करने की इच्छा रहती या षड्यंत्र रहता, उसको इंटरव्यू में ज़्यादा अंक दे करके नौकरी उपलब्ध करवा दी जाती या फिर शिक्षा संस्थान में दाखिला दे दिया जाता। मुझे कहते हुए ये खुशी भी है और गर्व भी है कि प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के तुरंत बाद डीओपीटी विभाग ने फास्ट ट्रैक की प्रक्रिया चलाई। मात्र 3 महीने के भीतर हमने इस प्रक्रिया को संपन्न किया और 1 जनवरी 2016 से देश भर में यह सर्कुलर जारी कर दिया गया कि अब इंटरव्यूज़ की प्रथा समाप्त कर दी जाएगी ताकि हर उम्मीदवार के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे। साथ ही साथ अधिकतर इम्तहान अब ऑनलाइन होने लगे, कंप्यूटर बेस्ड होने लगे ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। अवधि काल भी कम कर दिया गया, टाइम बाउंड तरीके से परीक्षाएं होने लगी। एक ज़माना था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा की प्रक्रिया लगभग 2-2 साल तक चलती रहती, उसका अवधि काल घटा करके अब 7, 8, 9 महीने हो गया और प्रयास जारी है कि उसे और कम कर दिया जाए ताकि हर युवा को समय पर अवसर मिले अपनी किस्मत आजमाने का। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी की ही कल्पना से रोजगार मेले का एक क्रम शुरू हुआ ताकि जो रिक्त पद रहते थे, कई साल नियुक्तियां नहीं होती थी, वैकेंसीज खाली रहती थी, बच्चे ओवर एज हो जाया करते थे हमारे नौजवान, ऐसा दृश्य देखने को ना मिले। रोजगार मेला में 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार, 70-70 हज़ार एक साथ नियुक्ति पत्र जारी करने का क्रम शुरू हुआ। रुकी हुई प्रमोशंस को बल्क प्रमोशंस देकर के चलाया गया। कई बार बड़ा दर्दनाक दृश्य देखने को मिलता कि जिस पद पर नियुक्त होता है कर्मचारी, उसी पद पर सेवानिवृत्त हो जाता। उसे उसके साथी फेयरवेल देते, लेकिन उसके दिल में यह दर्द रहता कि उसको एक भी प्रमोशन नहीं मिला। और इसी भाव को, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है। कुछ एक समय से एक नई परिस्थिति ने जन्म लिया है। आपने देखा एक के बाद एक देश के भिन्न भिन्न भागों से इस प्रकार के समाचार आ रहे हैं। कहीं कोई मैल प्रैक्टिसेस हुई, कहीं पेपर लीकेज हुआ, कहीं इम्पर्सोनेशन हुआ, कहीं पेपर बाहर लेकर के सॉल्व हुआ। अगर उदाहरण देने लगेंगे तो अनेक है, पर प्रमुखता से पश्चिम बंगाल में नवंबर 2022 में डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का पेपर लीक होता है। उसी प्रदेश में फरवरी 2023 में अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है और उसी प्रकार स्कूल सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल का भी पेपर रिलीज होता है। दिसंबर 2022 में टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम राजस्थान में पाया जाता है और फरवरी 2022 में राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स, उसमें भी गड़बड़ पाई जाती है और इम्तहान दोबारा करना पड़ता है। मई 2022 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम, उसका घोटाला होता है और 2018 से लेकर के अब तक राजस्थान में इस प्रकार के 12 घोटाले हुए चयन परीक्षाओं के लेकर। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में भी सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट स्कैम मार्च 2022 में पाया गया।
और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम 2017। इसके उदाहरण अनेकों हैं, इसके अतिरिक्त भी हैं, मगर उस विस्तार में अभी ना जाते हुए मैं ये कहूँगा कि इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है। बहुत से योग्य बच्चे जो मेहनत के साथ, तैयारी के साथ, माता पिता के हार्ड अर्नड पैसे के साथ तैयारी करके परीक्षा देने जाते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है। और ये चंद एक लोग जिन्होंने अपना ये धंधा और पेशा बनाया है, ये उन बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ करते हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं, और कभी कभी यही उन बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए एक भारी तनाव का कारण भी बन जाता है। अभी 4 ही दिन पहले आपने समाचार पत्रों में पढ़ा, कोटा की एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली, और अपने सुसाइड नोट में क्या लिख करके जाती है वो बेटी? वो लिखती है, मम्मा पापा प्लीज़ फॉरगिव मी, आई कांट डू इट, आई एम दी वर्स्ट डॉटर। इस सुसाइड नोट को पढ़ करके सारा हिंदुस्तान रो पड़ा। और इसलिए आपके माध्यम से मैं हाउस में अपील करूंगा, क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को, आपके बच्चों को इस तरह की परिस्थिति से बचाया जाए? मुझे नहीं लगता किसी को भी इससे इनकार होगा, और इसीलिए इसी भाव के साथ ये विधेयक लाया जा रहा है, जहां पर के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले ये दुष्ट लोग, ये जो गुनाह का पाप करते हैं, और हमारी भावी युवा पीढ़ी जिसकी ऊर्जा और जिसकी सामर्थ्य सन 2047 के भारत के लिए अनिवार्य है, उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनके लिए सज़ा की कोई ना कोई प्रावधान हो, जो अभी तक हमारे कानून में नहीं थी, उसी को लेकर के ये विधेयक लाया गया है। मुझे विश्वास है इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। हम सब मिलकर के न केवल इस विधेयक को पास करेंगे, बस को पास करते ही, कानून बनते ही देश भर में ये संदेश जाएगा कि दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, बच्चे साझा होते हैं, देश के बच्चे साझा हैं, क्योंकि ये सब बच्चे हमारे भविष्य के जानेशीन हैं, हमारे भविष्य की विरासत है, और उसके लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। धन्यवाद।